सर्वप्रथम आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज आप लोग सब यहाँ आए, मैं भी यहाँ आया तो बहुत ट्रैफिक था, बारिश भी हो रही थी। इन सब के बावजूद आप लोग यहाँ इतनी तादाद में आए, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारा मान सम्मान रखा, इसलिए आप लोगों को सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी बोलूं उसके पहले मैं एक खास धन्यवाद देना चाहता हूं आज संगीता रेड्डी जी, संदीप अग्रवाल जी, सुप्रिया जी, शुभराष्ट्र जी, हमारे बॉस, हमारे बड़े भाई, हमारे कमांडर गुप्तेश्वर पांडे जी, नैना मोर जी, विनोद दत्ता जी और हमारे प्रिय डॉक्टर आशीष कंबली। ये लोग सिलीगुड़ी और भारत के कोने कोने से आए हैं आज यहाँ पर इस चर्चा पर, इस बात संवाद में भाग लेने के लिए। सम्मान आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए अनजान हो, कुछ लोगों को के साथ बचपन का साथ हो। एक दो लाइन जरूर कहना चाहता हूँ। 1930 में सम्मान का जन्म हुआ था एक मासिक पत्रिका के रूप में। उस जमाने में जो मॉडर्न थिंकर्स या मॉडर्न रिफॉर्मिस्ट कहा जाता थे, उसमें एक नाम था स्वामी करपात्री जी महाराज, जो आज के शंकराचार्य के गुरु महाराज हुआ करते थे। और उन्होंने सम्मान का जन्म दिया था कुछ मूल्यों के साथ, कुछ मिशन के साथ, और ये कहा कि इन मिशन पर सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, मगर दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिनका काम सम्मान को करना है, क्योंकि समाज में बदलाव एक ऐसी चीज है जो निरंतर है। वहां से जो यात्रा शुरू हुई, अभी कुछ दिन पहले मां सरस्वती पूजा के दिन 16 फरवरी को सिलीगुड़ी में इसको हम लोगों ने पुनः लॉन्च किया। आप लोगों को सेपरेट भेंट दिया है ताकि आप लोग इसको अपनाएं और हमें आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद से ही सम्मान का अपना मार्ग चुना जाएगा और सम्मान अपने मार्ग पे पहुंच पाएगा। आज ये सिलीगुड़ी में हम पहला सम्मान का इवेंट कर रहे हैं, बात संवाद। बात संवाद के बारे में एक शब्द कहना चाहूंगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने वाद विवाद नहीं लिखा है, हम लोगों ने वाद संवाद लिखा। अक्सर देखा जाता है कि दो पीढ़ी में हम लोग जनरेशन गैप बोल के बहुत सी चीजों को इग्नोर करते हैं या जनरेशन गैप के नाम करते हैं। बिटिया रानी बोलती है डैड फॉरगेट इट, यू डोंट गेट मी, और पिताजी बोलते हैं तुम लोगों को बात करने की तहजीब नहीं रह गई। मतलब दोनों ये भूल जाते हैं कि इस बात में कहीं ना कहीं जो असली मुद्दा था जिस पर चर्चा होना था, वो चर्चा ही कहीं ना कहीं छूट जाती है। और ये तो जग जाहिर है कि बातचीत से ही दुनिया में हर मसले का सर निकला है, जंग से कभी भी मसले का सर नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक खुला प्लेटफॉर्म हो, यहाँ बात संवाद हो, यहाँ हम लोग सब महानुभावों के विचारों को सुने, इनको घरों पे ले जाएं, बात करें, बातचीत का सिलसिला बढ़ाएं और उसी सिलसिले में अपना अपना जीवन हम लोग चलाएं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग सब आए, स्वागत करना चाहता हूं। प्रोग्राम में आपको कुछ अच्छा लगे तो हमें बताएं, कुछ अच्छा न लगे तो हमें बताएं, क्योंकि जो आपका निरंतर फीडबैक है उसी से हमें आगे के कार्यक्रमों को ठीक करने में मदद मिलेगी। मैं खासकर आज हमारे बीच कुछ मेहमान आए हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। मैं विनती करता हूं कि जिनका मैं नाम पढ़ लूं एक बार स्टेज पर आ जाए। CRPF IT साहब अनिल मिश्रा जी। A warm good evening to dignitaries on dais and also to all present here. I'm happy that Kalmar and ATPC are hosting first national debate on the issue which we talked about daily. This is the first edition of this debate and I hope we will continue in the coming months with more topic and issues. ATPC has station in Gangtok and Siliguri. With all your love and support, we are number one station in the last 13 years. Over the years, we have hosted many innovative programs. Today's shows is inaugurated by University CEO, Mr. Dilip Dugar. I would like to thank you all for your love and support. Enjoy the evening. Thank you. हम सब की प्रिय संगीता दीदी को कि वो आए और ये हमें बताए क्या पॉप कल्चर हमारे समाज के लिए वरदान है।
मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सरिता रेड्डी को आपको नमस्कार। हम सब ग्लोबल विलेज माने विश्व गांव में रहते हैं जिसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं है। इंसान और वस्तु के साथ साथ संस्कृतियां भी यहाँ से वहाँ यात्रा कर रही है और हर नई जगह पे जाके वहाँ के रंग में ढल रही है और लोग भी उसे अपना रहे हैं। विश्व आर्थिक व्यवस्था में भारत की वृद्धि को देख के हम सब अब ये कह सकते हैं कि सांस्कृतिक अंतर मिश्रण अनिवार्य हो गया है। भारत के कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें पश्चिमी देश अपना रहा है। इसी तरह भारत भी पश्चिम से कुछ सीख रहा है। बाहर देश के खाद्य पदार्थ अब भारतीय व्यंजन में अच्छी तरह से समा गए हैं। हमारी परंपरा और संस्कृति की हत्या नहीं हो रही है, बल्कि हम नई चीजों को एक्सेप्ट और एडॉप्ट कर रहे हैं। पश्चिम से अपनाई गई संस्कृति का हर पहलू एक नया स्वाद और एक नया आयाम जोड़ता है। इट इज नॉट रिप्लेसिंग आवर कल्चर, इट इज जस्ट एडिंग मोर टू इट। और विभिन्न संस्कृतियों की अच्छे पहलुओं के मिश्रण से ही तो एक नया स्वाद भर के सामने आता है। और यहाँ पे बैठे अतिथिगण मुझसे सहमत होंगे अगर मैं ये कहूंगी कि हम सबको नए स्वाद की तलाश हमेशा से ही रहती है। देवी और सज्जनों, 15 से 20 वर्ष पहले पब कल्चर नामक इस नए स्वाद को भारत ने आमंत्रित किया था और लोगों ने इसे तहे दिल से गले ही लगाया था। संस्कृति न तो अच्छी होती है न तो बुरी होती है, पर संस्कृति कभी भी स्थिर नहीं होती है। ये समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। जैसे 150 से 200 वर्ष पहले बाल विवाह, पर्दा, सती हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब हम उसे पिछड़ेपन का संकेत मानते हैं। वक्त के साथ हर समाज की संस्कृति बदलती रही है और बदलते रहनी भी चाहिए। यहाँ के पूर्वज कुछ वर्ष पहले धोती कुर्ता पहनते, दाल चावल खाते, गिल्ली डंडा खेलना पसंद करते थे, लेकिन अब उनके बेटे और पोते जीन्स पहनते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और बर्गर खाना पसंद करते हैं। आर्यन, द्रविडियन, आदिवासी, फारसी, यूरोपियन कई सारे संस्कृतियों के मिश्रण है। हम मानते हैं कि नहीं? कई सारे संस्कृतियों के मिश्रण है हम सब। भारत के बाहर उत्पन्न हुई आलू, लोकतंत्र, बॉलीवुड, इंग्लिश, सलवार कमीज, पिज्जा, बर्गर, नान, बटर चिकन, इन सबको तो हमने अपनाया है। अपनाया ही नहीं, ये सब अब हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं। इंटरनेट ने दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ दिया है। भौगोलिक दूरी के मायने जैसे धुंधले ही हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन का इन्फ्लुएंस, इंडिविजुअलिज्म, कंज्यूमरिज्म, मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के बढ़ते प्रभाव के कारण आजकल के युवा भगवान, समाज, माँ बाप, धर्म किसी से भी नहीं डरते हैं। इसमें पब कल्चर का कोई दोष नहीं है। पब जाना तो आजकल के युवा कूल मानते हैं। पब जाना, नए लोगों से मिलना, मस्ती करना, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी और अपना हक समझते हैं। बदलते वक्त के हेतु पब कल्चर भी अब भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया है। कोई ना करता समस्या अब है ही नहीं। समस्या है हमारी मानसिकता, समस्या है हमारी विचार प्रक्रिया, जो हमेशा से आसान सी लक्ष्य की तलाश में रहता है।
समस्या जड़ में होती है और समाधान हम शाखाओं को काटने के रूप में ढूंढते हैं। क्या हम सब यहाँ पे बैठ के पब कल्चर की बड़ी समस्याओं को अनदेखा नहीं कर रहे हैं? क्या घर के बदले मैं पब में जाकर मदिरा का सेवन करने से अशुद्ध और कलुषित हो जाऊंगी? समस्याएं तब उत्पन्न होती है जब हम अपने इरादों में नैतिक रूप से भ्रष्ट होते हैं और इस अपवित्रता की अभिव्यक्ति समाज में बलात्कार, हिंसा और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आती है। अपनी संस्कृति को बचाना है तो अपने अंदर एक जंग लड़िए, अपने अंदर की भ्रष्टता से जंग लड़िए, ना कि पब कल्चर जैसी छोटी बात से जो कुछ ही वर्ष के बाद एक नई मनोरंजन के साधन से रिप्लेस किया जाएगा। पबों को बंद करने की मांग करना, पब जाने वालों के राज्य बल का प्रयोग करना एक लोकतंत्र और स्वतंत्र देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। देवियों और सज्जनों, इस मंच के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि पब कल्चर को अभिशाप घोषित न करें और ये मोरल पुलिसिंग तुरंत बंद करें। धन्यवाद। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था कहीं कि दुनिया में शराब पीने से पीड़ित लोगों की संख्या है 23.7 करोड़ और इस आंकड़े के साथ मैं संहिता की कुछ बात के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि पब कल्चर की कहीं न कहीं शुरुआत है अकेलापन दूर करने की। यहाँ बहुत तीखे प्रश्न है, छोड़ देंगे संहिता के आशीष। और बुजुर्ग पब में जाते हैं, बुजुर्ग पब में जाते हैं, अब युवा भी जाने लगे, पीने को तो शराब धूम्रपान करने पर समय तो कटता है। आपके लिए तीखे सवालों के लिए आप कहते हैं डॉक्टर कांदले, डॉक्टर आशीष कांदले वरदान की जगह इसको अभिशाप कैसे मानते हैं? मैं डॉक्टर कांदले को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित कर रहा हूं। नमस्कार। ये खबर, अरे आप जुड़िए, आप नहीं जुड़ेंगे तो इस वाद संवाद एक तरफा हो जाएगा। आप लोग जोर से कहिए भालो। बंगाल में अब थोड़े, बंगाल में आजकल कुछ ही लोग बोल रहे हैं, बाकी लोग चुप हैं। तो मैं समझ गया हूं कि बहुत लोग चुप हैं। मित्रों, एक बार फिर मुझे बुलाया गया है। बुलाने की कड़ी में देखें तो हैट्रिक हो गया और आने की कड़ी में, बोलने की कड़ी में देखें तो चौका लग गया। चौथी बार मैं लगातार सम्मान के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। आज के फिर एक ज्वलंत मुद्दे पे हम लोग चर्चा करेंगे। 7, 6, 7, 8 मिनट का आप लोग समय देते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ समय बड़ा कम होता है। अभी अभी सविता जी आई और बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से अपनी बात को कभी जोर से कभी धीरे से आपको समझा करके चलेगा। ताली बजाने के लिए भी कहते हैं। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप मेरे किसी भी कदम पे ताली बजाएं, लेकिन अगर मेरी बातों से आप सहमत हो जाए और उसके बाद भी आपको ताली नहीं बजाएगा तो मैं ये समझूंगा कि आज के संवाद का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मित्रों, सबसे पहली बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि पब संस्कृति है, मैं उस पर ही घोर आपत्ति करता हूं। पब संस्कृति नहीं, पब एक प्रवृत्ति, और उस प्रवृत्ति को, पीने की प्रवृत्ति को, मौज मस्ती करने की प्रवृत्ति को, उस प्रवृत्ति को जो आपको छुपा के करनी पड़ रही है, उसको संस्कृति बता रहे हो। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं। इसलिए सबसे पहले मैं इस बात को समझना चाहूंगा कि आप इसको संस्कृति ना करें। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से मैं बधाई दूंगा रुचिका जी को और हमारे आज के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हाईकोर्ट जी, आपने फिर से बहुत ही ऐसे मुद्दे को हम सबके बीच में छेड़ दिया है जिसमें चर्चा करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि ये विषय बिल्कुल युवाओं से जुड़ा हुआ है। मित्रों, चिंता के कारण क्या है? क्यों पब संस्कृति का अभिशाप है? मैं कुछ मौलिक प्रश्नों के साथ मौलिक बिंदुओं पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। आजकल युवाओं को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप पब नहीं जाते हो तो आप पिछड़े हुए हो। जैसा अभी संगीता जी ने कहा
मैं ये कहूँगा कि क्या हम अपने घर में बच्चों को ये जाके यहाँ समझा दें कि बेटा कल से तुम पब जरूर चले जाना, रात को 1 बजे लौट के आना, अन्यथा तुम चले जाना। ये मुसीबत है। हम जो कर नहीं सकते वो करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ये अच्छा। और जहां तक सवाल इसका है कि ये संस्कृति हमारी पुरातन संस्कृतियों से आते हुए आ रहा है और यूरोप के लोगों ने हमसे बहुत कुछ सीखा है। सरिता जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूरोप के लोगों ने हमसे योग सीखा है, आयुर्वेद सीखा है। हमने उनको अच्छा कुछ नहीं लिया, हमने उनसे सीखे शराब पी के ये बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि समाज के लिए अभिशाप। मित्रों, एक दो छोटी पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात कहूंगा कि भारतीय संस्कृति में शराब का जहर मत घोलो। भारतीय संस्कृति में शराब का जहर मत खोलो। मुंह खोलो तो जरा सोच समझ कर खोलो, मुंह खोलो तो जरा सोच समझ कर खोलो। अब तो संस्कृति कह देने से संस्कृति नहीं हो जाएगी। सामाजिक सौंदर्य पर और गाली मत बोलो। अगर इसका हम समर्थन करेंगे तो निश्चित रूप से मैं शराब पीने का और पिलाने का, दोनों में से किसी का भी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उसको संस्कृति के रूप में समाज स्वीकार कर ले, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। और इसके कारण क्या है? आज के जो पूंजीवादी लोग हैं, कैपिटलिस्ट की बात कर रहे हैं सरिता जी, अरे कैपिटलिस्टों का तो ये बिजनेस है। भाड़ देंगे आपका परिवार, आपकी संस्कृति, आपका घर, आपके बाल बच्चे। वो तो अपनी पब खोल करके बहुत बढ़िया धुआं और हुक्का का मेला लगा रहे हैं। आप कभी धुएं में और कभी हुक्के में गुम हो जा रहे हैं। आपकी संस्कृति कहाँ जाएगी पता नहीं है। और जब आपको लगा कि संस्कृति सबको जोड़े लगा, भारतीयता को नहीं जोड़ा जा सकता है, तो आप इतने कमजोर निकले कि पब के साथ भी कल्चर जोड़ दिया। अरे मित्रों, ये पब के साथ कल्चर जोड़ देने से हम इसके समर्थक नहीं हो जाएंगे। या फिर आज के बाद हमारे साथ कई और वक्त आए हैं, शुभ्रास्ता जी भी है, मैं भी देखना चाहता हूँ संस्कृति कैसे सिद्ध करती है। औद्योगिकरण, मित्रों, औद्योगिकरण, ये औद्योगिक घराने जो है बड़े बड़े, इनके सबकी शराब की फैक्ट्रियां हैं लगभग सभी। और इन सारे औद्योगिक घरानों के लोग अपने माल को बेचने के लिए पब को कल्चर बताने में तुले हुए हैं। इसलिए ये अभिशाप है, इससे आपको बचना पड़ेगा। जहां तक धर्म का सवाल है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमानों का धर्म हो, कुरान के आयात में लिखा है, 5वां नंबर आयात है और पेज नंबर 90 कि ऐ ईमानदार, शराब, जो और बुत और पाशों से बस तुम नापाक बुरे शैतानी काम है, जो तुम लोग इससे बचे रहोगे तो तुम फलाह पाओगे, यानी आप कामयाबी के शिखर पे पहुंचोगे। ये कुरान में भी कहा गया है, ये पाप है। इसी तरह हमारे मनुस्मृति में भी कहा गया है, 11 नंबर श्लोक है, पेज नंबर 146, भारतीय संस्कृति को अगर कोई चीज खत्म कर सकती है वो सिर्फ और सिर्फ शराब है। मित्रों, एक तरफ दुनिया हरे रामा हरे कृष्णा की ओर आकर्षित होती है। आपने बर्गर और पिज्जा को आकर्षण का केंद्र बता दिया, लेकिन यूरोप में जो डांस कर रहे हैं, जो नाच रहे हैं, वो हमारी पवित्र धुनों में नाच रहे हैं, वो हमारी संस्कृति के सकारात्मक पक्ष ले रहे हैं। और हम लोग पिज्जा बर्गर के माध्यम से, पब के माध्यम से सारे नकारात्मक पक्षों को अपने साथ ला रहे हैं, अपने घरों में घुसा रहे हैं। इसलिए यह अभिशाप है। मैं कुछ और आज समर्थन करूंगा कि पब संस्कृति को भारत के मूल चेतना से और युवाओं को जो भारत के निर्माण के लिए उत्तरदायी है उसको काट देने के लिए, भारतीय सामाजिक परिदृश्य को समाप्त कर देने के लिए और इसके सभी मजबूत सामाजिक ढांचे को तोड़ देने के लिए इस संस्कृति का बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे लिए अभिशाप है, अभिशाप है, अभिशाप है। का सेवन करता है। अंग्रेजी 5.7 लीटर शराब का हर भारतीय सेवन करता है। इसमें 4.2 लीटर पुरुष और 1.5 लीटर महिलाएं सेवन करती हैं। लस्सी वाला आप आगे बताइए कि मैं बताता हूं, खुदा का शुक्र है वरना कैसे गुजरती ये शाम, शराब जिसने बनाई उसे हमारा सलाम। मैं महान के साथ हमारे बड़े युवा भाई जिनको नाचने में, गाने में, साथ चलने में बहुत सुविधा है, गांधी जी और गुप्तेश्वर को बहुत सुविधा है, मैं मानता हूँ। मैं संदीप अग्रवाल को आमंत्रित करता हूँ, बताएं कि शराब, पब हम सबके लिए वरदान है।
उपस्थित अतिथि एवं समस्त महानुभावों को मेरा नमस्कार। उत्तर बंगाल के प्रथम वाद संवाद संस्करण आयोजित करने के लिए सन्मार्ग परिवार को भी मेरा अभिनंदन। पब कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए अभिशाप नहीं है। विद्वानों ने सत्य फरमाया है, परिवर्तन जीवन का एक अकाट्य सत्य है। इसे जिसे नहीं अपनाया वह मूर्ख और अज्ञानी है। आज के इस मशीनी और कृत्रिम होशियारी के युग में मानव एक यंत्र बनकर रह गया है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जीवन यापन के चक्कर में मानसिक तथा शारीरिक रूप से थक जाता है। उसकी कार्य क्षमता क्षीण होने लगती है, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। उस निरस्ता को दूर करने के लिए कुछ क्षण मनोरंजन के लिए उसके अपने लिए निहायत आवश्यक है। स्मरण रहे, प्राचीन काल से मानव जाति कुश्ती, नृत्य, कठपुतली, पतंगबाजी, कबूतरबाजी, नौटंकियां इन सबका सहारा लेकर अपना मनोरंजन किया करते थे। समय ने करवट बदला। बुद्धिजीवी प्राणी होने के कारण मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति के साथ अपने आमोद प्रमोद के लिए, गम गलत करने के लिए, हंसी और खुशी के लिए पब कल्चर का सहारा लिया है। पब में प्रवेश करते ही मन और शरीर दोनों पुलकित हो उठता है। चिंताओं से दूर मनुष्य गम के सिकंजे से दूर हो खुद को युवा शक्ति और ऊर्जा शक्ति के साथ अपने आप को प्रफुल्लित पाता है। शायद इसीलिए हालावादी कवि स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन को बोलना पड़ा, आओ आओ बैठो लोगो, आओ आओ बैठो लोगो, लेकर देखो ये प्याला। मंदिर मस्जिद पैर बढ़ाते प्यार से लाता मजा। किसी ने विद्वान से पूछा कि बताइए जहर क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी भी चीज की अतिशोक्ति जहर होती है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज पॉइजन। पब कल्चर में कहाँ लिखा है कि आप इतना पिए कि होश खवास खो दे, अपनी सीमाएं लांगे, संस्कृति को कलंकित कर दे। आदि अनादिकाल से सोम रस, नाच, नृत्य का जिक्र तो हमारे पुराण और हमारे ग्रंथों में भी आता है। फिर इसको भला गलत कैसे मान ले? हाँ, कुछ एक अपवाद हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पीने वालों में भी, पब जाने वालों में भी इस अपवाद का पाया जाना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि समस्त पब प्रेमी को हम संस्कृति का दुश्मन मान लें। आधुनिकता के साथ पीने वालों में भी परिवर्तन आया है। हमें विकसित मनुष्य समाज हेतु इस संस्कृति को अपनाना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ मैं अपने विपक्षी वक्ता के साथ खड़ा हूं जब भारतीय संस्कृति के हित और रक्षा की बात आती है। अभद्रता, अश्लीलता, असामाजिकता, नशे में चूर होकर अराजकता यह कतई पब कल्चर का हिस्सा न थी न हो सकती है। पब कल्चर की परिभाषा किसी व्यक्ति विशेष के आचरण से आकलन नहीं की जा सकती। समाज के दोहरे मापदंड सही और गलत का फैसला नहीं कर सकते। सत्य अकाट्य है और वह यह है कि पब कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए अगर वरदान न सही तो अभिशाप भी नहीं है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए स्वर्गीय श्री हरिवंश राय जी की बच्चन की 4 लाइनें फिर आपके सामने पेश करता हूं। एक बरस में एक बार ही जगती होली की ज्वाला, एक बार लगती बाजी जलती दीपों की माला। दुनिया वालों किसी दिन आ मदिरालय में देखो, इनको होली रात दिवाली रोज मनाती देखिए, अब मामला का जन्म है। कोई संदीप ने कहा कि पब जाने से हम पुलकित हो जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं। रोमांच तो आने हो। दिलीप जी, मेरा एक दरखास्त है कि सब स्टेज पे अपनी माइक बंद कर ले, आवाज थोड़ा एको हो रहा है। अच्छा, सारी माइकें ऑन है तो प्लीज सॉरी बीच में ग्रांड माइक। धन्यवाद। अभी आप रोमांचित और पुलकित हो जाएंगे माइक को।
देखिए, ब्रिटेन में शेक्सपियर के दौर में, शेक्सपियर के दौर की बात कर रहा हूं, हर 200 लोगों पे एक पंप हुआ करता था। पर, और उसके कई नाटकों में उल्लेख है, पर 11 वर्षों में, पिछले 11 वर्षों में 9000 पंप भी बंद हो गए हैं। अब उन्होंने बहुत शेरों शायरी की बात की, हरिवंश राय बच्चन जी का जिक्र किया। ब्रिगेडियर साहब सुनिए ध्यान से, कोई महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, पियो लेकिन रखो हिसाब। बहुत सारे चैप्टर पियो लेकिन रखो हिसाब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। आप क्यों मानते हैं ब्रिगेडियर साहब कि ये अभिशाप है? हम सुनेंगे और साथ में ब्रिगेडियर साहब को आमंत्रित करता हूं, ब्रिगेडियर विरोध दत्ता को तालियों के साथ आपको आमंत्रित करें। सुने, देखिए इस कार्यक्रम में ये एक तरफा कार्यक्रम नहीं है, आपसे भी संवाद होगा। आपके मन में जो तीखे प्रश्न है उनका उत्तर देंगे। और अभी फिल्म पूरी बाकी जो ट्रेलर है, अमिताभ बच्चन, रितेश्वर पांडे जी, इस मंच के अमिताभ बच्चन आएंगे जल्दी आएंगे, वो बताएंगे आपको क्यों वो अभिशाप मानते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता। धन्यवाद। मेरे लिए ये बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आज सिलीगुड़ी में आपके साथ अपने विचार शेयर करूंगा। मैं शहर से काफी जुड़ा हूं क्योंकि मैंने अपनी एक यूनिट ही कमांड की थी सिलीगुड़ी में। और शराब अगर आप देखें, जब सागर मंथन हुआ था तब भी शराब उन नायाब चीजों में से उभर के आई थी। और जब देवों में और असुरों में झगड़ा हुआ उस समय अप्सराओं को ही याद किया गया था कि आप इसका आमंत्रण करें। इसीलिए इनका पक्ष में बोलना मैं किसी हद तक मुनासिब मानता हूं। देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जिसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। मेरी फैमिली ने 17 आर्मी ऑफिसर्स दिए हैं इस देश को। सारे लड़के भारतीय सेना में अफसर हैं और सारी लड़कियां या तो खुद अफसर हैं या वो सैनिक अधिकारियों से। तो एक सैनिक शराब के मुकाम और अंजाम को बखूबी जानता है, इसकी क्या अहमियत हो सकती है, इसकी क्या खामियां हो सकती हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो बड़ी श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारत विश्व गुरु रहा है, लेकिन बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन आप अपनी पीढ़ी जो मुस्तकबिले हिंदुस्तान है, जो भारत के भाग्य विधाता है, जो डेस्टिनी डिजाइनर्स हैं, आप उनको एक अंधकार में नहीं धकेल सकते। जहां परवरिश की जरूरत है आप उन्हें पैम्पर नहीं कर सकते। जहां उसको डबल रोटी या ब्रेड के ऊपर जाम लगा के देना चाहिए था, वहां पेरेंट्स उसे जाम नहीं थमा सकते। ये हमारी जिम्मेदारी है। शराब कोई बुरी चीज नहीं है, आदिकाल से इसका सेवन होता आया है। इवन डॉक्टर्स, यहां काफी डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो इसकी सलाह देते हैं। लेकिन जो पबिंग है, जो ये कल्चर है, वो खतरनाक साबित हो रहा है हमारी आने वाली नस्ल के लिए। दूसरी चीज, जो हमारी पीढ़ी है, पबिंग के जो नुकसान है या पबिंग के साथ जो सात सहेलियां आती है, सबसे बड़ी चीज है। देखिए, एक किसी सज्जन ने मुझसे पूछा था कि आजकल भारत में बीमारियां क्यों हैं, तो मैंने कहा था कि साहब, पहले लोग क्या करते थे कि घर में खाना खाते थे और शौच के लिए बाहर जाते थे। बोला, अब बाहर खाना खाते हैं और शौच के लिए। जब भी आप नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, आप उसी पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। हालांकि हम सबसे प्रेफर्ड स्पीसीज हैं इस प्लेनेट की, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हम ही पहुंचाते हैं। पबिंग के साथ स्लीपलेसनेस आती है। ये जो हमारी आने वाली नस्ल है, इनकी जो बायोलॉजिकल रिदम है वो बदली हो चुकी है।
और जब भी आप अपनी बायोलॉजिकल रिदम को चेंज करेंगे, आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और जो आने वाली, देखिए जो मिलेनियल्स हैं, जो यहाँ मुस्तकबिल हिंदुस्तान बैठा हुआ है, वो हमसे कहीं इंटेलिजेंट है, हमसे कहीं रिसोर्सफुल है, हमसे कहीं उसकी रीच ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि वो किस कदर अपने आप को हार्म कर रहा है। जान कोई तरीका नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर में कई लोग जमीन भी जला देते हैं, कई लोग जमीन भी जला देते हैं, ये भी एक तरीका है घर में रोशनी लाने का। तो ये फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री या इस तरह के जो लोग हैं वो ये चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए एवरीथिंग इज, यहाँ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, वो जानते हैं कि कंज्यूमर सेंट्रिक इकोनॉमी का क्या अर्थ है, लेकिन उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि आप आने वाले नस्ल को बर्बाद कर दें। सबसे बड़ी चीज है सोशल गेट टुगेदर। लोग भूल गए हैं, दे जस्ट वांट टू हिट द बॉटल हार्ड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। दे आर गेटिंग इनटू ड्रग्स। आपने हरे रामा हरे कृष्ण फिल्म देखी होगी, वो भी एक जागरण था। आज भारत के लिए लाजमी है कि हम एक ऐसा जागरण या ऐसी जागृति लाएं जिससे लोग अपने आप को, आई एग्री, किसी वक्ता ने कहा था कि प्रेशर्स बहुत है, मेंटल बर्नआउट बहुत है। आजकल देखिए बच्चों के जो जितने नंबर आते हैं उतना लोग थर्मामीटर पे पहले देखा करते थे टेम्परेचर, या गेट में जो घुसता है वो देखता है 98 तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी जिंदगी दें, एक ऐसा मनोरंजन का साधन दें। यस, टू रिवाइंड, टू अनवाइंड इज इम्पोर्टेंट। तभी मैं कहता हूं कि 2 घंटे आप 24 घंटों में से अपने लिए देखें। 1 घंटा देह के लिए, फॉर योर बॉडी, फॉर योर फिजिकल फिटनेस, और 1 घंटा देश के लिए। अपने बच्चों को इस तरह आप तराशिए। तो किसी ने कहा था न तराशे गए तो पत्थर थे, जब तराश किए तो खुदा बन गए। Coming is no answer. Coming is no answer. Enjoy yourself. Have a good drink. Because मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां शराब पीना कोई वो नहीं है, लेकिन जिस तरह से, जिस संस्कृति से, जिस तरीके से, जिस सलीके से, जिस एहतराम से, जिस अखलाक से आप शराब पी सकते हैं, उसको पबिंग रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मैं पबिंग का खंडन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। शराब पीने से दुनिया भर में हर 20 में से एक मौत शराब पीने से होती है। और ब्रिगेडियर दत्ता ने इतने तीखे सवाल छोड़े हैं सुप्रिया जी के लिए, आपको जवाब देने में। सुप्रिया जी, मैं आपकी तालियों में गड़गड़ाहट के बीच में सुप्रिया जी को आग्रह करता हूं, वो कम से कम हमें ये तो बताएं कि शराब कैसे हमें पुलकित, रोमांचित और पब कल्चर कैसे रोमांचित कर रहा है। चलबे सलाम सिलीगुड़ी। और मैं शुक्रिया करती हूँ सन्मान का जिन्होंने मुझे ये मंच दिया है कि मैं आप लोगों जैसे श्रोताओं के सामने कुछ कह पाऊँ। जर्नलिस्ट हूँ, थोड़ी तीखा है मेरा बोलने का स्टाइल, तो थोड़ा कड़वा लगे तो सोचिएगा कि जो पैन बनाया था उसमें पानी थोड़ा कम था। कभी कभी पीना चाहिए, तो आप लोग भी पीने की थोड़ी आदत डालो जी। और मैं अपने बातों की शुरुआत करती हूँ श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कालजयी कविता मधुशाला की कुछ रुबाइयों से। ध्यान से सुनिएगा, इन पंक्तियों में अपना ही एक नशा है। मैं आपको उस दुनिया में लेके जाऊंगी जहाँ पे थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए ये क्या खराब है क्या अच्छा है, बस आप मजे लीजिए इसके। मुसलमान और हिंदू है तो एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला। और जब हम जनरेशन गैप की बात करते हैं ना, हमें लगता है यार हमारा टाइम तो बहुत अच्छा था, अब वाली जनरेशन है ना वो बिगड़ रही है। इसके लिए मैं एक और बात करना चाहूंगी। अपने युग में सबको ज्ञात हुई अपनी हाला शराब। अपने युग में सबको
मुझे ऐतराज नहीं गालिब के मैदाने से, न ही समाज को डरने की जरूरत है बच्चन की मधुशाला से। समाज को डरने और लड़ने की जरूरत है एक ऐसे फुहर गानों से। जी मैं गानों की बात कर रही हूँ, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है समाज पर गाने और सिनेमा का, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जिसमें फुहर और विकृत मानसिकता की तुकबंदियां की जा रही हैं और पब में परोसा जा रहा है। इनको सुनकर ऐसा लगता है कि भाषा और समाज दोनों ही बीमार हो गए। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हम सबको अपने अपने जमाने के गाने याद हैं, हम उससे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। जब भी हम कुछ गुनगुनाते हैं तो हमें लगता है यार, जब भी हम अपने जमाने के गाना सुनते हैं तो हमें लगता है कि यार हम कहीं हीरोइन के रूप में हम ही थे वो। तो मैं कुछ गाने की लाइन आपको बताना चाहूंगी। आजकल जो गाने चल रहे हैं और जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है समाज पे, आप लोगों ने सुनी होगी, FM पे बजते हैं, तमाम पार्टियों में भी आजकल बजते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, रोक के दिखाए, जिसके डैश में है, मैं पढ़ नहीं सकती, आप समझ जाइए, जिसके डैश में है दम, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार मेरा कर लेगा हंडे, और आज रात का सीन बना लेगी। तो तमाम ऐसे गाने हैं ना, वो प्रमोट करते हैं आज के यूथ को, फैसिनेट करते हैं कि अब अच्छा ठीक है पब हो गया, अब उसके बाद क्या करना है। तो पब में बुराई नहीं है, इसके बाद जो सीन बना रहे हैं ना उसमें बुराई है। पब तो आपको रिलैक्स करती है, आपकी जो जद्दोजहद की जिंदगी है 24/7 के प्रेशर। आप में से कोई मुझे ये बताए कि जब वो हफ्ते भर मशक्कत के साथ काम करते हैं, बिजनेस का प्रेशर, 24/7 काम का प्रेशर, सबको एक सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताओ। लगता है कि यार रिलैक्स करना है, रिलैक्स करना है ना। लोग वो कहते ना, हमने छुप छुप कर जाते हुए देखा है उनको उन गलियों में, तो ये गलत नहीं है। लोग जाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं समाज में। समझे, किसी अभी कोई शायद कह रहा था कि लोग छुप छुप के जाते हैं, छुप के नहीं जाते हैं, आपकी वजह से जाते हैं छुप छुप के, क्योंकि आप उनको जज करते हो। आप कहते हो अगर मैं, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है, आई एम अ ट्रैवलर, मुझे बहुत शौक है घूमने का। मैं अगर आप बात करते हो ना फ्रीडम की, अगर मैं इंडिया में किसी पब में बैठ जाऊँ वाइन लेके, मैं विपरीत दिशा में बोल रही हूँ, वहां तक दर्शकों को लेके जाऊंगी, इसीलिए आप जी जी क्योंकि सच को सच बोलने के लिए भी वक्त चाहिए होता है। सच को सच बोलने के लिए मुद्दा चाहिए। वाह क्या बात है, बोलिए। आप तो तालियां बजाइए, आप देखो, अगर मैं किसी पब में फीमेल बैठ जाऊँ एक वाइन लेके, ग्लास लेके, तो आप मुझे जज करोगे। हर आदमी यहाँ पे मेरे लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। अच्छा, अकेली लड़की वाइन लेके, अच्छा तेज हो गया। तो ये जो चीज है ना, आप कहते हो पश्चिमी सभ्यता से कुछ सीखो ना। मैं आप लोग में से कई लोग पेरिस यूरोप का एक बहुत बड़ा डिस्कोथिक है, क्लब है लीडो में जब मैं गई, वहां पे घंटों बैठी रही एक वाइन लेके, बहुत सारी चीजें, मतलब वहां पे डांस होता है, क्लब होता है, सब कुछ। मुझे किसी ने जज नहीं किया, मुझे डर नहीं लगा। मैं उस डर की बात कह रही हूँ जो मुझे अपने देश में, अपनों के बीच में, आप बताते रही है लेकिन मैं बोलती हूँ। आज तो मैं बोलूंगी और मैं जब वहां बैठी रही तो मुझे किसी ने जज नहीं किया। मैं उस डर की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं ये हिम्मत अपने देश में, अपने लोगों के बीच में नहीं कर सकती। लोग मुझे जज करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हर चीज का ठीकरा पश्चिमी सभ्यता पर सीखना, या जो गंदी चीज आ रही है सब, अरे मुझसे भी सीखो। मैं पढ़ने लिखने वालों के मक्का मदीना, मतलब जो सबसे बड़ा तीर्थ है, ऑक्सफोर्ड की बात करती हूँ, वहाँ का जो पब है वो 450 साल पुराना है। वहाँ कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई किसी ने एक प्यारे के लिए कपड़े उतार दिए हो या कोई वैसी चीज हुई हो, लेकिन हाँ सुरमाए वहां से निकले, तो कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक बंद कमरा है, घुटन से निकलने के लिए जरूरी है आजादी की। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी, जिंदगी जो एक बंद कमरा है, उस रोशनदान की तरह आप उसको खोले, कभी दरवाजा ना बनाए उसको। जिस दिन आप दरवाजा बना देंगे ना, जिंदगी आजादी दिल के दरवाजे खोले। नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि बात के लिए कि सब मुझे पसंद है, इसका रिलैक्सिंग इफेक्ट बहुत खराब है। जी जी जी। अच्छा, मुझे एक बात है, मैं नैना जी को बुलाने से पहले
सब शराब के आसपास है, चाहे बिहार में आप कितना भी बंद कर दीजिए। गम का दौर हो या खुशी का, समा बांधती है शराब, एक मशवरा है जरा, बस गुप्तेश्वरी थोड़ी थोड़ी याद है। मैं नैना जी उसने बुला रहा हूँ, नैना जी कलकत्ता से आई मोटिवेशनल स्पीकर है, और इलेक्शन की बात हुई है कि बहुत आदमी शराब पी के दरवाजे खोल देता है, गुप्तेश्वर जी का आजाद हो, तो मैं बुला रहा हूँ नैना जी को आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में। एक सम्मान तब बनता है जब आपकी तालियों की गड़गड़ाहट आप जुड़े उस बात से, आपको कहीं सहमति असहमति के सवाल लगे तो आप बोले। यादव जी 1 मिनट सुप्रिया जी ने ज्यादा लिया है, मैं आपको भी 1 मिनट ज्यादा दूंगा, बराबर? लेकिन नहीं 5 मिनट देख रहे गुप्तेश्वर जी का फैसला कर लिया है, फिर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नैना मौजूद आपको। नमस्कार, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी सलमान परिवार का मुझे ये मंच देने के लिए, जहां बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आ उठा है विवाद करके, क्या भारत की संस्कृति के लिए अभिशाप है पॉप कल्चर। तो चलिए आपको एक पुराने समय की बात याद दिलाती हूँ। आपने सुना होगा एक समय पर हम कहा करते थे चाय पे चर्चा, कॉफी पे इजहार, चाय पे चर्चा, कॉफी पे इजहार, कोल्ड ड्रिंक शेयर करते हुए दोस्ती, या ऑफिस के बाहर उस जूस नुक्कड़ वाली जूस की दुकान पर गहरी बातचीत। मगर आज वो समय है जब हम सुनते हैं लेट्स मीट ओवर ड्रिंक्स, लेट्स डिस्कस ओवर ड्रिंक्स, इनफैक्ट यही नहीं, लेट्स रिलैक्स विद द ड्रिंक, चीयर्स, लेट्स सेलिब्रेट विद द ड्रिंक। अवसर चाहे जो भी हो, एहसास चाहे जो भी हो, मगर भारत की संस्कृति पर रंग तो बिखेर ही चुका है ये पब कल्चर। पब के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक मिलेनियल होने के कारण, युवा पीढ़ी होने के कारण मैंने पब कल्चर को बहुत करीब से देखा है। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये पब होता क्या है। पब होती है वो जगह जिसे कहते हैं डिक्शनरी में मधुशाला, मदिरा खाना, शराब खाना, और कल्चर यानी हमारी संस्कृति। तो हमारी संस्कृति मदिरा नहीं, हमारी संस्कृति मधुशाला नहीं, हमारी संस्कृति शराब खाना नहीं। बड़ी बात हो रही है हरिवंश राय बच्चन जी की, बड़ी बात हो रही है यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कई कविताओं में, आओ चखो सोमरस, कहा है उन्होंने जरूर, आओ चखो सोमरस, पी के देखो रस का प्याला। पर कब कहा हरिवंश राय बच्चन जी ने रोज जाया करो मधुशाला। पब कल्चर जो ये आज बड़ा शब्द है, ये आज युवाओं में एक जीवन शैली बन गया है। पब कल्चर एक जीवन शैली नहीं है, पब कल्चर हमारी संस्कृति नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि पीना गलत है, पिलाना गलत है, कई सालों से ये होता आ रहा है। लेकिन आपको याद है वो समय जब दोस्तों के बीच, अपनों के बीच एक पर्दे में पिया जाता था, मगर अब एक सामूहिक जगह बन गई है, चलो तैयार हो और चलो पब में और पियो। और कहीं ना कहीं हमारी सरकार, हमारी पुलिस ये जानती है कि उस पब के बाद, उस पब कल्चर के बाद क्या होता है। वो मशीन देखी है ना आपने, जहां पब से निकलने के बाद लोगों को रोककर उनकी चेकिंग की जाती है, कितनी पी है, कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव तो नहीं होगा, कहीं वो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं वो छेड़खानी तो नहीं होगी। उस मानसिक स्थिति में, उस मदहोशी की स्थिति में जब सामूहिक रूप में अनजान लोगों के साथ हम बैठे होते हैं, तो होती है छेड़खानी, होती है मोलेस्टेशन, होती है ईव टीजिंग, होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का केस। ये सब नहीं होता है अगर हमारी अभिव्यक्ति होती है हमारे अपनों के बीच। आपको पता है जब आप अपनों के बीच बैठकर कभी जाम छलकाते हैं तो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं वो बाहर निकल कर आती है। ये भावनाएं निकल कर आती है दोस्तों के बीच, अपनों के बीच, जहां आपका फायदा नहीं उठाया जाता। लेकिन एक सामूहिक रूप में जहां आप बढ़ कर जाते हैं पीने के लिए और अपनी भावनाओं को
क्या बचेगा? अगर आप वही बन जाएंगे तो आपका अपना क्या अस्तित्व रहेगा? ले लो उनका खाना, खा लो उनका खाना, कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी संस्कृति बुरी या अच्छी नहीं होती। ले लो उनका खाना, गा लो उनका गाना, पर अपना तो कुछ होता है। संस्कार तो माँ बाप के ही लोगे, अपनी भट्टी के ही लोगे, या संस्कार भी वहीं से लेकर के आना। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि सब कुछ तब तक ही अच्छा है जब तक हम पर हावी ना हो, चाहे वो पीना हो, पॉप कल्चर हो या संस्कृति हो। अपने आप पर किसी को हावी ना होने दें। ये आप नहीं है, ये मैं नहीं हूं, और ये नहीं है हमारा पॉप कल्चर, ये नहीं है हमारा अस्तित्व। सो अभिशाप है ये पॉप कल्चर, नहीं है हमारा अस्तित्व। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेमा जी। बहुत सारे ऐसे सवाल आपने छोड़े हैं जो श्रीवास्तव जी को जवाब देने हैं। सही है। ये किसी ने कह दिया, ये किसने कह दिया कि आखिर की छुप छुप के पिया करो। सुप्रिया जी सत्य ने जो कहा था उसकी बात करो। ये किसने कह दिया बुद्धेश्वर जी? ये किसने कह दिया कि आखिर की छुप छुप के पिया करो? ये मैं है, मैं इसे औरों को भी पिला के। जी सुरास्ता जी क्या जवाब देगी जब कहा नैना जी ने कि आखिर इस कालखंड में क्या बचेगा? संस्कृति लोप हो जाएगी, घर परिवार टूट रहे हैं, घर परिवार लोप हो जाएंगे। आप उन तीखे सवालों का जवाब दर्शकों आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में सुरास्ता को बुला रहा हूं। तालियां थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। और देखिए अभी अमिताभ बच्चन, गुप्तेश्वर पांडे जी आएंगे, इसलिए आप तालियों को बचा के नहीं रखें। मंचासीन सभी बड़े जनों को मेरा नमस्कार। सभा में आए हुए सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। मैं आयुर्वेदाचार्य चरक की चरक संहिता से एक श्लोक पढ़ना चाहती हूँ। किंतु मध्यम स्वभावेन यथैर्वाणं तथा स्मृतम् अयुक्त युक्तम रोगाय युक्ति युक्तम यथामृतम। अर्थात जिस अन्न को जो अन्न हमारे शरीर को पोषण देता है उसी अन्न से मदिरा भी बनती है। अगर उसको युक्त तरीके से दिया जाए तो वो अमृत है, और अगर उसको अयुक्त तरीके से दिया जाए तो वो रोग है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रही थी, इस श्लोक से मैंने शुरुआत इसलिए की क्योंकि कुछ शुद्धाचारवादियों ने इस पूरे कल्चर को हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता से पृथक बता दिया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि स्वरूप बदला है, लेकिन जिस कल्चर की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कल्चर हमेशा से हमारे अपनी संस्कृति, हमारी अपनी सभ्यता का अंग रहा है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है, और वो इसलिए जरूरत है क्योंकि विवेक जी ने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था टॉपिक दैट डैड विल नॉट गेट मी एंड यू गाइस कांट हैव अ कन्वर्सेशन बिकॉज यू डोंट हैव मैनर्स। इस बीच की बात है जहां पे मैं आज लाकर के इस पूरे डिबेट को खड़ा करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब पहली वक्ता हमारे आई तो उन्होंने एक रेखा ऑलरेडी खींच दी थी कि किसी भी चीज के मॉडरेशन की बात उन्होंने की थी। ठीक वही बात संगीता जी ने भी की, लेकिन उस पूरी बात को गोल मोड़ करके विपक्ष के लोगों ने ऐसा प्रस्तुत कर दिया कि शराब की अतिवादिता का समर्थन ये पक्ष कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों का समुच्चय है। आप मुझे बताइए, हम तो आज बंगाल की भूमि में हैं जहां माँ की ही सेवा की जाती है, माँ की ही पूजा की जाती है। राजस्थान के नौगौर जिले में माँ भुवाल काली माता का मंदिर है, वहां 2.5 प्याला शराब ही चढ़ाई जाती है, आधा प्याला शराब काल भैरव को चढ़ाई जाती है। आगे बढ़े हरिद्वार में आइए, माँ दक्षिणा काली के मंदिर में शराब की लत छुड़ाने के लिए शराब चढ़ाई जाती है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित महामाया देवी का मंदिर है, वहां भी शराब चढ़ाई जाती है। मदिरा तो राजधानी दिल्ली के भगवान भैरव मंदिर का प्रसाद ही है। उज्जैन में काल भैरव जी का मंदिर ऐसा है कि आप मुख से मदिरा की प्याला अगर आप लगाते हैं तो मदिरा समाप्त हो जाती है। राजस्थान
राजस्थान के आमेर किले में मां काली जिनको शिला देवी के नाम से जानते हैं, वहां राजा मानसिंह की इष्ट देवी है, वहां भी मदिरा चढ़ाई जाती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी संस्कृति से मदिरा जुड़ी हुई है। इस चीज को पहली बात की एक्नॉलेज करना चाहिए, और मैं एक्चुअली शुक्रगुजार हूँ कि नैना जी ने एक्नॉलेज किया ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। तो ये पैनल ऑलरेडी कन्विंस है कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बात यहाँ पर ये वरदान नहीं है अभिशाप, और उस अभिशाप को वरदान में बदलने के लिए जिन गानों का जिक्र किया गया, अगर उन गानों को हटा दें तो मुझे लगता है समाजवाद की पूरी संकल्पना इसी पब के अंदर हो सकती है। मैं बताती हूँ कैसे। मैं बिहार से आती हूँ। समाजवाद मुझे लगता है, हम लोग डिबेट के पहले बात कर रहे थे कि तो आप देखिए कि जब होली में भाग गाया जाता है तो बिना भाग कौन सा भाग, और जब तक होली में 5 लोग जुड़े नहीं तब तक भाग आप गा कैसे सकते हैं? आप चैती कैसे गा सकते हैं जब तक आप अपने बरामदे में 4 लोग इकट्ठा होकर के अगर बढ़िया से बैठ करके झाल मंजीरी के साथ न बैठे तो चैती कौन सा चैती? कहने का अर्थ यह है कि बूढ़े हो या युवा, सबका एक समूह अगर एक साथ आ करके अपने मनोरंजन के लिए कुछ अच्छी आर्टिस्टिक चीजें लिख रहा हो, बोल रहा हो, अच्छी किताबें आ रही हो, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? पब कल्चर का जो उत्कृष्ट स्वरूप है वो यही है। शुरुआत इसकी कहाँ से होती है हम सब जानते हैं। जब रोमन एम्पायर सेल्टिक यूरोप की तरफ बढ़ा, रास्ते में टैवर्न्स खोले गए, वहां से पब कल्चर की शुरुआत होती है। यानी कि ये लोगों के और जो संस्कृतियों के अंदर मिश्रण की खूबसूरत बात कही गई। पहले वक्ता ने कहा कि उसकी बात है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जिस तरीके से आज के समाज में जी रहे हैं, जहां पर हर कुछ डिजिटल होता जा रहा है, आप चुप चुप के कुछ नहीं कर सकते। आपको चीजों को एक्सेप्ट करना होगा और नजरिया बदलना होगा। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आशीष जी ने बहुत अच्छी तरीके से पब संस्कृति को प्रवृत्ति बता दिया। मैं कहती हूँ आप इसको संस्कृति बनाने के लिए उन्मुक्त होइए। युवा वर्ग तैयार है आपसे डिस्कशन करके डिबेट करने के लिए। आपको पूंजीवाद से समस्या क्यों है? अगर किताबों के रूप में, अच्छे म्यूजिक के रूप में, अच्छी कलाओं के रूप में अगर उद्योग उत्पन्न होता है तो ऐसे पूंजीवाद की जरूरत हमारे समाजवाद को है, और ये बात समाजवाद के पुरोधाओं को माननी होगी। अंतिम वक्ता अभी आने वाले हैं और मुक्तेश्वर जी आपको बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार का जो राजस्व का नुकसान हुआ है उसके बारे में वो बात स्वयं करेंगे आगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषता जी। नहीं, आपको बोलने दें, एकदम आपको सुनने के लिए लोग आतुर है। देखिए, शराब का नुकसान आपने कहा है जो गुप्तेश्वर जी, बिहार में शराबबंदी के कारण राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए 2.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू मिलता है गवर्नमेंट को, इससे कितनी सड़कें बनती हैं, कितने अस्पताल बनते हैं, नागरिक सेवाएं मिलती हैं। और मैं गुप्तेश्वर के बारे में बता दूं, उन्होंने बिहार में शराबबंदी को पुलिस महानिदेशक डीजीपी रहते हुए कठोरता से बंद करवाया, और गवर्नमेंट का राजस्व का भी नुकसान मेरे पास आंकड़ा है। और शराब देखिए कई तरह की शराब मुझे बताया गया, सफेद मदिरा, लाल मदिरा, रम, विस्की, चुलैया, मलुआ, ब्रांडी, बियर, लेकिन और बहुत लोग जोड़ देंगे बियर। नहीं, लोगों को दिक्कत नहीं, रिलैक्सिंग मूड में है। हंडिया में प्राचीन काल से ये सब लोग पीते हैं, उसको भी आपने बंद करवा दिया। आप कहते हैं, क्या कहते हैं गुप्तेश्वर जी? आइए मैं आपकी तालियों के गाइड बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ, और ध्यानपूर्वक उनकी बात को सुने, फिर सवालों का दौर शुरू हो। समय के अनुशासन में मैं नहीं रह पाता हूँ, लेकिन आज मैं
अंतिम वक्ता हूँ। तो मैं सबसे पहले ये वीरों की भूमि, वीरंगनाओं की भूमि, संतों की भूमि, ऋषियों की भूमि, शहीदों की भूमि, क्रांतिकारियों की भूमि, टैगोर जी की भूमि, विवेकानंद की भूमि, रामकृष्ण परमहंस की भूमि, तो बंगाल की इस भूमि को धरती को मैं प्रणाम करता हूं। और मेरी बड़ी प्यारी छोटी बहन है, उम्र में बहुत छोटी है लेकिन मेरी बहुत प्यारी बहन है, तो इसको मैं प्यार से दीदी कहता हूँ। रुचिका ने जिद करके मुझे बुलाया, तो मैं इसके सम्मान में केवल इसके लिए नहीं, तमाम मातृशक्ति यहाँ जो बैठी हुई है, जो माताएं बने, इनके कहूंगा कि नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, नारी की गोद में ही पलती है जिंदगानी, ये घर घर की है लक्ष्मी, सिंदूर बन के दमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनकी। क्या जहाँ क्षमा है वहाँ नारी है, जहाँ दया है वहाँ नारी है, जहाँ करुणा है वहाँ नारी, जहाँ त्याग है वहाँ नारी, जहाँ तपस्या है वहाँ नारी, जहाँ सेवा है वहाँ नारी, जहाँ अपने को खपा करके मिटा करके लोक कल्याण करने की भावना है वहाँ है। और नारी को ये देखने का जो नजरिया है वो पॉप कल्चर से कभी नहीं आ सकता। जब आएगा तो भारत की संस्कृति को है। पूंजीवादी संस्कृति ने नारी को भोग्य बना दिया। ये पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों पर एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह का अधिकार होता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है मुनाफा कमाना। तो ये हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि पब संस्कृति को हमारे दुगल ये भाई साहब कंदरी कह रहे थे ये संस्कृति नहीं है, ये तो प्रकृति है। मैं कहता हूं कि न पब संस्कृति है न पब प्रकृति है। ये सच तो ये है कि पाश्चात्य भोगवाद पूंजीवादी संस्कृति की विकृति का नाम पड़ता है। सामंतवादी व्यवस्था में क्या होता है आप जानते हैं? सामंतवादी व्यवस्था में लोकलाइज स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर लोकलाइज होता है, प्रोडक्शन लोकलाइज होता है, किंग और प्रिस्ट के बीच में डायलेक्टिक रिलेशनशिप होता है। कैपिटलिज्म में क्या होता है आप जानते हैं? सेंट्रलाइज प्रोडक्शन होता है, सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर होता है। और मोनोपोलाइज कैपिटलिज्म जो है, एक अधिकार पूंजीवाद जो होता है, उसकी परिणति किस चीज में होती है? उसकी परिणति उसी में होती है जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता की संस्कृति, कंज्यूमर की संस्कृति। अब देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो मशीन आती, टेक्नोलॉजी आती, मास स्केल का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होता है तो कच्चे माल की जरूरत पड़ती, उत्पादित सामग्री के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है। तो कच्चे माल और बाजार के लिए उपनिवेशवाद की होड़ होती है। फिर बड़े बड़े औद्योगिक जो राष्ट्र हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा शुरू होती है, आपस में जंग शुरू होती है। फिर गरीब और कमजोर देश जो है वो उपनिवेश बनाए जाते हैं। फिर वहां से संपदा का दोहन होता है, शोषण शुरू होता है, जुर्म शुरू होता है, अत्याचार शुरू होता है, अन्याय शुरू होता है और उसके खिलाफ जागृति आती है तो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होते हैं, जैसे भारत में शुरू हुआ और दुनिया के बहुत सारे देशों में शुरू हुआ। तो चाहे नेशनलिज्म हो, राइज ऑफ नेशन स्टेट हो या डेमोक्रेसी हो या मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब पूंजीवाद से ही निकले हैं। लेकिन वहीं से निकली है गरीबी भी, वहीं से निकली है बेरोजगारी भी, वहीं से निकला है शोषण भी, वहीं से निकला है अत्याचार भी, वहीं से निकला है दमन भी। और दमन कैसा और क्या समझते हैं कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसकी जो विकृतियां हैं उसका मैनिफेस्टेशन राजनीति में नहीं होगा क्या? गरीबी को क्या आप अदम लोटवी का नाम जानते होंगे, क्या कहता है वो? ये पब कल्चर, ये पूंजीवादी भोगवादी संस्कृति की विकृति। और अदम लोटवी क्या कहते हैं? जितने हरामखोर थे पूर्व जवान प्रधान बन के आगे अगली कतार में और दीवार भागने में जिनका रिकॉर्ड था वो चौधरी बने हैं उम्र के उतार। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में
जहां हमेशा याद रखिए कि पूंजीवाद में व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध बिल्कुल भौतिकवादी होता है, वहां मानवीय मूल्य का क्षरण हो जाता है, आदमी की चेतना में इतनी गिरावट आ जाती है। पब संस्कृति की बात करते हो, काहे के लिए पब संस्कृति भाई, किस लिए जाते हो पब में? बहुत सारी बात कहा हूँ, थोड़ा मस्ती के लिए, थोड़ा ये एक हमारे जो संचालक महोदय कह रहे थे कि चोरी तो नहीं है, डाला तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा क्यों है वर्षा है बर्बा, थोड़ी सी जो पी ली है, अगर पियोगे तो चोरी भी करोगे और डाका भी डालोगे। शराब पीने से आदमी का नैतिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, मूल्यों का क्षरण होता है, चेतना गिरती है, फिर हर औरत का तो हत्या करने आएगी। माता के रूप में नारी को देखती कि भारत की संस्कृति है, और शराब की संस्कृति, पब की संस्कृति आदमी की चेतना में इतनी गिरावट पैदा कर देती है कि हर औरत उसको भोग्या दिखाई देती है। याद कीजिए, दिल्ली से आए हैं प्रिया, और दिल्ली से जो लाए हैं देश के किसी कोने से आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको जानता है निर्भया के साथ क्या हो। अब ऐसी लाखों माँ बहनों बेटियों के साथ हुआ है, होता है। आप सोचिए कि बिना शराब किए, बिना ड्रग का सेवन किए हुए इस तरह का अपराध सामान्य आदमी समान परिस्थिति में नहीं कर सकता है। ये पक्की बात है। अपराध का संबंध सीधा शराब का संबंध अपराध से, शराब का संबंध आदमी की चेतना से है। शराब पीने से तमोगुण में वृद्धि होती है, रजोगुण में वृद्धि होती है, सतोगुण में कमी आती है। और आदमी और आदमी में क्या फर्क है? आदमी और जानवर में क्या फर्क है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो जानवर में भी है, मनुष्य में भी है, लेकिन मनुष्य में एक खास चीज है जो दिया है भगवान ने, वो है इंटेलेक्ट, बुद्धि। मन और बुद्धि, मन जानवर के पास भी है, लेकिन बुद्धि केवल मनुष्य के पास है, और इसी बुद्धि से निर्णय होता है। शराब पीने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदमी के इंटेलेक्ट को मार देता है, आदमी की बुद्धि और विवेक को समाप्त कर देता है, और जब बुद्धि खत्म हो गई तो आदमी बुद्धिजीवी नहीं रह गया, मनजीवी हो गया। मनजीवी मतलब जानवर हो गया। आदमी और जानवर में कोई फर्क नहीं है। ये फर्क कल्चर जो है, इससे भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा है, और हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है, चीन से खतरा नहीं है। मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में, आज ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं है, आज किसी की मां ने कुछ नहीं खिलाया है कि हमारी सरहद पर टैक्स लेकर कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर भारत को खतरा है तो इस सांस्कृतिक आक्रमण से है। पब कल्चर को घुसा दो, दारू और ड्रग में लोगों को डुबा दो, वर्दी को दौड़ा दो, और देश को सत्यानाश में ढकेल दो। इसलिए अगर देश को बचाना है, युवा शक्ति को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, तो बिहार में वो 2.5 लाख करोड़ 2.5 करोड़ का नुकसान सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन दारू की संस्कृति नहीं करेंगे। ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे मैं बात को यही समाप्त करता हूँ कि पब कल्चर से व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी, तमोगुणी होगा, और व्यक्ति से समाज बनता है। जब व्यक्ति की चेतना में गिरावट आएगी तो समाज के सामूहिक चेतना में गिरावट आएगी, और समाज से राष्ट्र बनता है, फिर राष्ट्र की चेतना में गिरावट आएगी, फिर विश्व गुरु आप नहीं बन सकते। इसलिए जब हमारे दादा ने कहा सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, उसका मतलब यही था कि चेतना हमारी बहुत ऊंचाई पर सर्वे
ये पूंजीवाद की विकृति है, ये भारतीय संस्कृति के अभिशाप है। जोशी ने संबोधन के बाद समय बहुत लिया है। समय आपने भी बहुत लिया है। आपको थोड़ा समय किसी भी वक्त में नहीं। अच्छा, मर्यादा पर हम लोगों ने शराब और पब का समर्थन किया, लेकिन हमने समय की मर्यादा नहीं की। मर्यादा कभी यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। आदमी और जानवर देखिए, सुनिए, आदमी आप समझ गए, आदमी और जानवर देखिए। खगेड़ी साहब, मैं एक बात को और बस अब थोड़ी देर समाप्त, दो एक सवाल लेंगे और फिर समाप्त करेंगे। और एक चीज गुप्तेश्वर जी ने आपने बहुत गजब की, जो लोगों को चिंतन और चिंता का विषय है कि चीन, पाकिस्तान कोई से खतरा नहीं। आपने कहा जो खतरा है अब से है। सुभाषता जी, इतने जोशीले भाषण के बाद, संबोधन के बाद आपकी बात बहुत मायने रखती है। आप कैसे मानते हैं कि पब कल्चर वरदान है? पूरी बातों को कुछ ही समय में समाप्त करेंगे सुभाषता जी, प्लीज। हाँ, यही सीखिए आप, क्योंकि वो इतना जोश भर दिया उन्होंने तो। देखिए जी जी, काफी बताइए। आपको मिलेगा, मौका मिलेगा, आपको मिलेगा, उसमें कुछ सवाल भी होंगे। देखिए, गुप्तेश्वर जी ने जब सर्विस ज्वाइन की थी, उसके 1 साल के बाद मेरा जन्म हुआ था। तो जनरेशन गैप है, मैं ये मानती हूँ। मैं जिस जनरेशन की बात कर रही हूँ, उस जनरेशन को संस्कृति से जोड़ने के लिए इस जनरेशन को थोड़ा कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने शराब को लेकर के तमाम चीजें गिनवा दी कि शराब पीने से ये प्रॉब्लम है। अंत में ये तक कह दिया गया कि ऋण लेकर के व्यक्ति शराब पीता है। मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, जो भी लोग, मतलब यहाँ पे मुझे लगता है पैनल में कई लोग विदेश यात्रा कर करके आए हैं। विदेश यात्रा जब कोई जाता है तो ऋण दे करके वो नहीं जाता है, वहां वाइन की ग्लास जब बैठता है पीने के लिए, वो ऋण दे करके नहीं पी रहा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, शराब अच्छी है या बुरी है, इस पे आज की जो मंत्रणा है वो उस पर नहीं है। मंत्रणा ये है कि पब कल्चर वरदान है या अभिशाप। बीच में वरदान और अभिशाप के बीच का जो एक पक्ष है, जहां पर युवा एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहता है, बात उसका आपको स्पेस देंगे या नहीं देंगे। आपके जमाने में तो भाग जब आप गाते थे तो भाग लेकर के आप कर लेते थे। हमारे जमाने में तो वो कल्चर खत्म हो गया सब। आप लोगों ने तो अपार्टमेंट्स लेकर के हम लोगों को बड़ा किया। हमारे पास तो चबूतरे नहीं थे कि हम बाहर जाकर के बच्चों के साथ खेल सकते थे। भाई मेट्रोपॉलिटन सिटी की रियलिटी यही है, नहीं है हमारे पास वो कल्चर। हम अगर उस कल्चर को पब में देख रहे हैं, आप पब की संस्कृति सुधार करके वहां पे रेगुलेशंस लगा करके युवाओं को भेजने के बजाय आपने शराब को ही गलत बोल दिया। ये मुझे लगता है ये जो जनरेशन गैप है, जिसमें जो मिलेनियल और जनरेशन Z के साथ आप संवाद ही नहीं करना चाहते। आप उसकी हर आदत को, आप उसकी हर छोटी छोटी नीड को आप दरकिनार कर देना चाहते हैं, बोल करके कि भाई हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं। तो क्या जनक ने गलत कहा? जनक से आप ऋणम की बात कह देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आज का युवा, आप जितना भी चाहे समाजवादी विचारधारा की भुट्टी पिलाना, पूंजीवाद एंटर कर चुका है हमारे देश में। आप किसी भी व्यक्ति, एक आर्टिस्ट, मैं तो ये बहुत दृढ़ता से कहती हूँ, एक किसान और एक आर्टिस्ट ही पूंजीवादी, वो भी उद्योग करना चाहता है, लेकिन आप उद्योग करने तो दीजिए। आप चाहते हैं कि 4 तय लोग डिसाइड करें कि यही औद्योगिक कराना है, यही 4 लोग रूल रेगुलेशन डिसाइड करेंगे, और आज का जो युवा है वो विद्रोह में उतर आया है, मानसिक रूप से और वैचारिक रूप से। आप अगर इस विद्रोह के साथ अगर आपको टकराना है तो बौद्धिक रूप से टकराना है। आपको हमारे खेमे में आकर हमारी बात को समझना पड़ेगा। इस तरीके के जोशीले भाषण से आप खारिज कर सकते हैं, लेकिन उससे कोई बदलने वाला नहीं है। सिलीगुड़ी में पब, अगर आज यहाँ पर पब ओनर्स अगर हो, आप मुझे बताइए कि आपके जोशीले भाषण के बाद आप पब बंद कर देंगे? यहाँ ऑडियंस में बैठे हुए इतने युवा पूछना चाहती हूँ, क्या आप उस जोशीले भाषण के बाद एक वाइन का ग्लास एंजॉय करना बंद कर देंगे? तो लेट अस बी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टैंड कि ये जो सिचुएशन है उसके साथ नेगोशिएट करने के लिए आपको एक पैरिटी के साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। माता जी ने कहा कि हम इस पर चिंतन करना पड़ेगा। गुप्तेश्वर जी कुछ बोलना चाहिए संक्षेप में। हेलो, आपके जोशीले भाषण की बात पर चर्चा होगी। बेसिक मैक्सिमम
हम जो दिखाना चाहते हो हम हैं नहीं। हम जो दिखाना चाहते हो हम हैं नहीं, और जो हम हैं वो बाहर दिखते नहीं। क्या बात, ये बात समझिए, वेस्टर्न कल्चर में आउटर पर्सनालिटी पर फोकस है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सुंदर है, कोई बदरूप है, कोई मोटा है, कोई पतला है, ये हमारी आउटर पर्सनालिटी है। लेकिन ये हमारी रियल पर्सनालिटी नहीं है। रियल पर्सनालिटी ये है उसके अंदर का लेयर, मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट, और दर्शन की भाषा में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्ट है। वो उसकी क्वालिटी क्या है, मन की क्वालिटी क्या है, इंटेलेक्ट की क्वालिटी क्या है, वो हमारा असली पर्सनालिटी है। और उसके नीचे डीप लेयर में सोल है। तो 3 लेयर। वेस्टर्न कल्चर में पूरा फोकस है आउटर पर्सनालिटी पर, शरीर पर ही पूरा फोकस है।